अगर हम यही चीज़ कंपेयर करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, हम देखते हैं कि 2022 तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ गवर्नमेंट के साथ। लोग जो थे वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट से, इवन पीटीआई के लोग भी खुश नहीं थे पार्टी से। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, जैसे खान साहब को निकाला गया, उसके बाद एक पूरा सैम्पथी जो है वो खान साहब जनरेट कर लेते हैं और एक मैस जो है वो पूरे का पूरा उनके साथ हो जाता है। तो अब आपको ये लगता है कि अब चांसेस हैं, अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 6 महीने तक नहीं चल सकते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस ये 2 साल की बात है, इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जानी जैसे हालात चल रहे हैं, लेकिन हम 5 साल को भी अज्यूम कर लेते हैं कि उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे, डू यू सी के पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने जितनी अब सीट्स ली हैं, इसी तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकेंगे, पीटीआई जो है वो ज़्यादा हैविली कम बैक कर सकेगा? इसके बारे में आपकी क्या प्रडिक्शंस हैं? देखिए, प्रिडिक्ट करना एनीथिंग एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी अ लिटिल मायोपिक। बिकॉज में हम किसी एक तरीके से बात सोच रहे होते हैं, लेकिन हो जाती वो किसी और तरीके से। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त बेहतरीन फैसला यही था, इस वक्त इनफैक्ट किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए बेहतरीन फैसला यही है कि वो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, बलोचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ताकतें हैं वो सारी मुत्तहिद हो चुकी हैं, और आपके पास एक एक्टिव सेशन की मूवमेंट चल रही है बलोचिस्तान के अंदर। और जो सेशन की मूवमेंट के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत दर्दनाक है। रियासत के अपने बहुत ज्यादा मजालिम और अपने बहुत से जुर्म हैं जो कि उस आबादी के ऊपर किए गए हैं, बलोच अवाम के साथ किए गए हैं, जिनको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी एक आइसोलेटेड फॉरेन पॉलिसी थी इमरान खान साहब के बाद, जिसके बाद जरा सा उसको बेहतर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। लेकिन अभी भी पाकिस्तान, हिलरी क्लिंटन ने एक जमाने में कहा था कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल आयन है, अभी दोबारा हमारी उस किस्म की इमेज बन चुकी है। और ये कामयाब बनाने के अंदर इंडिया की मोदी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी का आम है, और उनकी जो इंडिया की जो डायस्पोरा, जिसको एनआरआईज कहा जाता है, नॉन रेजिडेंट्स, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान इस चीज को इफेक्टिवली कॉम्बैट नहीं कर सका इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशनिंग इंडियन पोजीशनिंग के मुकाबले में बोर है। और मैं वॉशिंगटन डीसी में रह चुकी हूँ, मैं एज अ लॉबियस्ट वहां पे जॉब कर चुकी हूँ। मैं आपको ओपन बात कर रही हूँ कि पाकिस्तानियों को ना ही कोई इंटेलेक्चुअल समझता है, ना स्मार्ट समझ, एंटर होते हैं तो लोगों की आंख चढ़ जाती है। इंडियंस को अभी भी इस रवैये का सामना करना नहीं पड़ता। वो काफी हद तक अपनी एक इमेज को अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर चुके हुए हैं। अब जो भी सूरत हाल हो, रहना तो आपने इसे दुनिया के अंदर है ना। मरीख पे जाके नया पाकिस्तान तो अब आबाद नहीं कर सकते। अमेरिका जितना बुरा हो जाए, बरतानिया जितना बुरा हो जाए, यूरोपियन यूनियन के जितने भी ड्रामे हो जाए, रहना तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इसी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर है, और इसी के अंदर आपने किसी ना किसी तरीके से फंक्शन करना है। सो यू नीड समबडी विद हु हैज देयर हेड ऑन देयर शोल्डर्स, हु इज गोइंग टू बी एबल टू बी, हु इज एबल टू navigate all of this. And I think the only person who is able to navigate all of this from mainstream political parties is Bilawal Bhutto Zardari और नवाज शरीफ। डिड दे विन द पब्लिक मैंडेट इस लेवल के ऊपर कि वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकें? नो। और ये चीज है जहां पे बुनियादी मसला खड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन और प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा चलाना आता है, और ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन जब वो सीटें जीत जाते हैं और हल्फ उठाने का वक्त आ जाता है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाती है फ्लॉप। उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्या करें। आप क्लाइमेट मिनिस्टर आपने लगाया हुआ सरताज गुल को, हु इज अ ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट कैंपेनर। डेरा गाजी खान जैसे इलाके के अंदर एक नौजवान औरत का जनरल इलेक्शंस के ऊपर कंसेक्यूटिवली 2 दफा सीट लेकर आना, दबंग खातून है वो। बट क्लाइमेट मिनिस्टर, रियली? अली अमीन गांडापुर को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पे बिठाना, रियली? जैसे पहले आपने परवेज खटक के साथ किया है। तो गवर्नमेंट जीतने से पहले तक तो पीटीआई बड़ी तगड़ी होती है, उसके बाद आके वो फॉल्टर करती है। तीसरा मसला आ जाता है पीएमएलएन का। नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है, नो डाउट अबाउट इट, लोगों को जितने बुरे लगे, ये आपको मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ इज अ स्टेट्समैन, एंड पीपल डू टेक नवाज शरीफ सीरियसली इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इन पाकिस्तान एज वेल। ट्रेडर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे तरीके से वो एक चीज को आगे लेकर चलते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से लाख एतराजात। मगर नवाज शरीफ के साथ जी जुड़े हुए पैकेट के अंदर एक के साथ दूसरा फ्री आता है इसहाक डार, जिनकी डारोनॉमिक्स के ऊपर उनका जो अपना एक स्टाइल है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने का आर्टिफिशियल किस्म का, उसके ऊपर बात हो चुकी है। तो आपके एक बुनियादी से सवाल का मैंने एक बड़ा गंभीर सा जवाब दे दिया, जिसे मैंने कुछ भी खुल के नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब मेरा दोबारा यही है
कि आप एक बंदा बिठाएं कि दूसरा बंदा बिठाएं कि तीसरा बंदा बिठाएं, हर जगह पे मसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप कैबिनेट दे नहीं सकते बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे है। पीएमएलएन को अगर आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत कच्ची होगी क्योंकि वो डायरेक्ट अपोनेंट है पीटीआई की, और पीटीआई का प्रोपागेंडा आर्म बहुत स्ट्रांग है। और नवाज शरीफ साहब तो इसहाक डार को गोदी के अंदर बिठा के फिरते हैं, वो उनसे कता तालकी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसहाक डार अगर आ जाते हैं तो कोई भी आपको नहीं सपोर्ट करेगा थिंकर्स के अंदर और प्रोसेस के अंदर। और तहरीक इंसाफ, मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि तहरीक इंसाफ इस दफा सामने आए और आके हुकूमत बनाए। 1.5 साल बाद अवाम उनके साथ फिर क्या सलूक करती है वो आपको नजर आ जाएगा। मेरा डोंट तो यू यही मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड को गवर्नमेंट की ऑप्शन देनी चाहिए। डोंट यू सी कि आपने अभी इसहाक डार की बात की थी, जो 2022 से लेके कुछ टाइम तक जो मिफ्ता इस्माइल आए थे और उन्होंने जिस तरीके से इकोनॉमी को रन किया था एट दैट टाइम, तो वो क्रेडिट सारा बाद में इसहाक डार ने लिया कि हमने एक जगह पे डॉलर को कुछ अरसे के लिए होल्ड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो भी रिजल्ट होता है ना वो देर पा होता है, वो आपको कुछ अरसे के बाद नजर आता है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो एक तजवीज़ थी कि हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मिसाक एक मईशत भी हमें साइन करने की जरूरत है, ताकि पार्टीज जो है वो एक कोर प्रिंसिपल के ऊपर आके जरूर एग्री करें, वो बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप इंडिया की मिसाल लें। इंडिया की करंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बहुत बड़ी वजह मनमोहन सिंह की स्मार्ट पॉलिसीज हैं। और मनमोहन सिंह की स्मार्ट पॉलिसीज आने से पहले पजल कंप्लीट होना जरूरी था, जो कि नेहरू ने अपने जमाने में किया था थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जिसे कहा जाता है। आज आपके पास इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है दैट इज इंजीनियर्स। आप सिलिकॉन वैली के अंदर जाएं ना, आप इंडिया चले जाओ, आप लिटरली किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ना, अमेरिका में आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में, आधे से ज्यादा लोग इंजीनियर्स जो है उनके सारे वो इंडियंस बैठे हुए होंगे। एंड नॉट जस्ट मेन, ऑल्सो विमेन। विमेन, आपकी रेगुलर विमेन, मेरे को बहुत, मैं पॉश कोई मॉडर्न बर्गर बेब्स का जिक्र मैं नहीं कर रही, मैं आपकी सादी सादी लोअर मिडिल क्लास खातन का जिक्र कर रही हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है और उसके बाद वो अमेरिका जाके शिफ्ट हुई है। इतना बड़ा उसका वो स्केल अप था। अब उसके ऊपर बिल्डअप ऑन किया इंडिया के मनमोहन सिंह ने, और उसने आके अपनी पॉलिसीज बनाई। क्रेडिट किसने उठाया? मोदी जी ने। मोदी ने बोले तो सारे का सारा जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये किया हुआ काम मेरा है। देखिए, मैं अगर आज आके पौधे का बीज लगाती हूँ तो शायद उस पौधे का फल खाने का फायदा मुझे ना हो, वो फल मुझे नसीब ना हो सकता है वो फल मेरी औलाद को नसीब हो, या मेरे बाद इस मकान में जो कोई आएगा उसको नसीब होगा। तो डेफिनेटली मिफ्ता इस्माइल की एक बहुत प्रूडेंट प्रूडेंट मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, कॉशियस और प्रूडेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल स्टेबिलिटी की उनकी पॉलिसी थी, जो कि बहुत थोड़ा अरसा चली और वो अच्छी चली। इसहाक डार साहब करते क्या है आम फहम के अंदर, मैं लोगों के लिए आपके एक्सप्लेन कर दूं जो आपके देख रहे होंगे, वो आके डॉलर के रेट को फिक्स कर देते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट डॉलर सस्ता हो जाता है, पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट। तो लोग क्या करते हैं, लोग इंपोर्ट्स प्रेफर करते हैं। पहली जो चीज आपको 2 लाख का इंपोर्ट पड़ा था, अब वो आपको 1 लाख का इंपोर्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद नहीं है वो आप इंपोर्ट करके बाहर से लेकर आएंगे और आप उसके जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाएंगे। मसला क्या होता है, आपका इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, आपका एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी मैक्रो फिस्कल स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी इन द लॉन्ग रन। अगर आपने डॉलर को फिक्स करना है और आपने पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज को इंप्रूव नहीं करना, बिजनेस क्लाइमेट को इंप्रूव नहीं करना, लोगों को कैपिटल फराहम नहीं करना, टैक्स की पॉलिसी को बेहतर नहीं बनाना, इंटरनेशनल पेमेंट्स का कोई मैकेनिज्म नहीं लाना, तो आप अपने मुंह के ऊपर चांटा मार रहे हैं। आपने सिर्फ इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया है, एक्सपोर्ट्स को और डिक्रीज किया है। एक्सपोर्ट्स को और डिक्रीज करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री और बुरे तरीके से तबाह होगी। तो कल को जब आपको डॉलर को एक्चुअल रेट पे लाना पड़ेगा तो आपका मुल्क खसारे के अंदर चला जाएगा। दिस इज डारोनॉमिक्स। और इस हाक डार साहब को बस यही एक उनको एक तड़का लगाना आता है। इसके अलावा उनके पास ही डज नॉट हैव एनी मोर ट्रिक्स अप हिज स्लीव। सो ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट इसहाक डार एज द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, सो माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि पंजाब वर्सेस ऑल, हमने ये देखा है कि हमेशा जो है वो पंजाब ने जो बेनिफिट्स उठाए हैं हमेशा से। बलूचिस्तान की स्ट्रगल हम देखते आ रहे हैं, केपीके में भी हम एक स्ट्रगल देखते आ रहे हैं, सिंध में भी हम थोड़ी बहुत ही स्ट्रगल हमने ज़रूर देखी है, थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा है पॉवर्टी के हिसाब से भी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब के लोगों को भी रियलाइज़ हुआ है कि रियल स्ट्रगल है क्या। इवन वो पीटीआई सपोर्टर हों, बट समहाउ एक मेजॉरिटी है जो कि पीटीआई को सपोर्ट करती है और उन्होंने वो चीज़ देखी है जो कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान के बाकी तमाम एरियाज़ में हो रही है। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? My comments on this are a little less optimistic compared to you.
मुझे ये लगता है कि स्ट्रगल तो पहले भी सारे देख रहे थे, स्ट्रगल नजर भी आ रही थी, मगर उस स्ट्रगल के साथ जुड़ने का कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा था। याद रहे कि वो तमाम लोग जो पाक फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के गालियां निकाल रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर, 2020 और 2021 तक हम लोगों को धमकियां दे रहे होते कि मैं आईएसपीआर को फोन करके बुला लूंगा, तुमने मेरे डैडी को गाली कैसे दी। ये 2 साल पुरानी बात है भाई। वोट ऑफ नो जी। कॉन्फिडेंस के भी आसपास की बात है ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक तो अमेरिका बुरा था, बाजवा साहब का तो नाम ही नहीं आया था। बाजवा साहब का नाम भी तो वो जरा बाद में खान साहब ने बोला कि नहीं नहीं, अमेरिका ने मुझे नहीं मारा, मुझे बाजवा ने मारा है। फिर बोला नहीं, बाजवा ने मारा नहीं, अमेरिका ने मारा। यानी कि वो होता रहा ना, चेंज होती रही वो जी। सारी की सारी लॉयल्टी। तो नजर ये पहले भी आ रहा था, मगर इस स्ट्रगल में उनका साथ देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इनकी अपनी अलाइनमेंट हुई हुई थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत अब एक एवोल्यूशन, एक इर्तिका के अमल में जरा सी आगे बढ़ गई है, जबकि नाउ वी हैव टर्न्ड टू समथिंग कॉल्ड वोटिंग ब्लॉक्स हम्म। इंस्टेड ऑफ वोटिंग अलाइनमेंट। वोटिंग ब्लॉक्स में यह होता है कि आप अपनी तमाम वोटिंग डिसीजंस अपनी एक अलाइनमेंट की बुनियाद पे आप डिसाइड नहीं करते हो, आप बल्कि ये देखते हो कि अगर मुझे इस चीज में फायदा हो रहा है इस बंदे के साथ मिलने का, तो मैं इस चीज की खातिर इसके लिए इस साथ हाथ मिला लूंगा। बाकी चीजों में मुझे किसी और के साथ फायदा हो रहा है, उसके लिए मैं किसी और से हाथ मिलाऊंगा। यूं करके आप चलते हो जरा सा। जैसे पंजाब के अंदर और सेंटर के अंदर MWM के साथ अलायंस है, जो कि एक फिरका जाफरिया से ताल्लुक की सियासी जमात है। लेकिन अब जरा देवबंदियों की लेड JUIF के साथ भी सलाम दुआ करने की बात की जा रही है आपकी तरफ से। ये आज ही की है ना, 15 फरवरी की, जो हमें बैरिस्टर गोहर साहब ने हमें बताया। तो ये वोटिंग ब्लॉक्स के हम जमाने में आ गए हैं। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। इसका फायदा यह है कि हमें यह नजर आता है कि ये वो जगह जहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत मच्योर हो चुकी है, जैसे कि यूरोप के अंदर, वहां पे ये वाली चीज बहुत कॉमन है कि आपको सेंटर राइट की पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभार नजर आता है कि वो ग्रीन्स के, जो कि फार लेफ्ट होते हैं, ग्रीन्स के जो 12-13 लोग सीटें जीते हुए होते हैं, उनको अपने साथ में लाके एक हुकूमत बना रहे होते हैं। हमें नजर आता है कि एक फार राइट के 2-3 लोग भी होते हैं, एक फार लेफ्ट के 2-3 लोग भी होते हैं, और बाकी तमाम लोग सेंटर के होते हैं, जिनको साथ रख के आप एक हुकूमत अपनी आगे लेके जा रहे होते हो। उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो कैबिनेट है वो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव होती है, पब्लिक मैंडेट की अगर नहीं भी तो अवाम के मूड की, कि वो जो अवाम का औसतन सा सेंट्रिस्ट सा एटीट्यूड है उसकी भी अक्कासी कर रही है, और लेफ्ट विंग के और राइट विंग के जो एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं वो भी आपकी काबीना में किसी न किसी सूरत के ऊपर आ रहे हैं। क्लाइमेट के ऊपर आप लेफ्ट के ओपिनियंस को सामने ले आते हो, इमिग्रेशन के ऊपर आप कंजर्वेटिव्स के, फार राइट कंजर्वेटिव्स के ओपिनियंस को सामने ले आते हो। मसला क्या है? क्या ये पाकिस्तान में चल सकेगा? अब हमें यह देखने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान में भी तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कुछ इस तरीके से आई हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के नाम पे भी बादशाहत कायम काम करते हैं। हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम अथॉरिटेटिव मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं। इन दोनों चीजों में जरा सा फर्क है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एवरीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड। अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि बस जिसको मेजॉरिटी मिल गई, अब उसकी अथॉरिटी है जो कि बेसिकली यहां पे जमाई जाएगी। तो फ्लेवर यानी कि जो जो सूरत हाल नजर आ रही है और जो पाकिस्तान की ग्राउंड लेवल की हकीकत है, इन दोनों में जरा सा मिसमैच हमें नजर आ रहा है कि एक इतनी मिक्स्ड यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक इतनी पोलराइज्ड कंट्री के अंदर चलाना मेरे ख्याल से एक निहायत डिफिकल्ट काम होगा। और मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये जो ताज है, दिस इज अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स, 2024 की इलेक्शन वाला, ये जो भी पहनेगा उसका सर जख्मी होगा।